कोविड में दो तरह के मरीज हुए। एक जो कोविड का जांच में कंफर्म कोविड आया जी, और दूसरे ऐसे हुए जो कोविड लाइक सिम्टम्स थे लेकिन उनका जांच निगेटिव आया। अब ये टेक्निकल पहलू है कि जांच निगेटिव क्यों आया। कितने थे? 964 थे जिनकी डेथ हुई है और इसमें से लिस्ट में आते हैं 154 नाम। ठीक है सर, इतना बड़ा मार्जिन क्यों है? आपने कहा कि मालूमात नहीं की गई, तो कैसे पता कि वो होम आइसोलेशन में नहीं लेकर गए और वो अस्पताल में ही लेकर गए किसी? नमस्ते, लल्लन टॉप की टीम बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए निकली है और हम हैं ज़िला भागलपुर में। भागलपुर शहर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको लोग मायागंज अस्पताल कहते हैं, हम इसी के परिसर में हैं। हमारे साथ हैं मायागंज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास। हम यहाँ मृतकों की संख्या, क्योंकि मायागंज कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, तो हम ये जानने आए हैं कि जब से पिछले कुछ दिनों में अप्रैल से मई के बीच में अब तक कितनी डेथ्स हुई हैं यहाँ पर? अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर सबसे पहले वो संख्या जो मरीज़ यहाँ पर लाए गए, जिनका इलाज हुआ कोविड ट्रीटमेंट का, उनकी संख्या कितनी थी? ये हमारे यहाँ अप्रैल और मई में दोनों मिला के लगभग 3110 मरीज भर्ती हुए। 3110? 3110 जी। इनमें से कितने हैं जिनको घर ठीक करके भेज दिया हम गया? लोगों ने 2027 मरीजों को ठीक करके घर भेजा है। 2027 यानी मृतकों की संख्या 1000। उसके अलावा उसमें कुछ लामा भी चले गए जो कि मान लिया कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं हम लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऐसे 106 मरीज हैं। ऐसे 106 मरीज़ हैं। 13 मरीजों को हम लोगों ने रेफ़र किया हायर सेंटर में, जहाँ पर कि मतलब जो सो कॉल्ड मतलब अच्छे VIP पेशेंट्स थे और उनको भी था कि नहीं हमको पटना जाना ही जाना है। तो ऐसे 13 मरीजों को हम लोगों ने रेफ़र किया। वो 13 मरीज़ टोटल, एक बार मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी। आपने बताया लामा की संख्या 100? लामा की संख्या 106। 106 और जो 13 मरीज़ थे जिनको हायर सेंटर्स पर रेफ़र किया गया, इसके अलावा ये अगर माइनस कर दें ये संख्याएं, तो कितनी संख्याएं बचती हैं सर? 964। और मैंने सुना कि अभी आपदा विभाग की तरफ से जो एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें मृतकों की संख्या दर्ज है, उसमें 143 या 144 नाम है। हाँ, वो एक्चुअली जो कोविड के समय में जो भी मरीज आए वो क्लिनिकली जो है वो अधिकांश मरीज, उसमें कहिए कि 80% मरीज जो है वो हाँफते हुए आए मतलब कि उनका कहीं ना कहीं लंग्स में उनका प्रॉब्लम था और जो अर्ली स्टेज में आए उसको हम लोगों ने इमीडिएटली ऑक्सीजन और जो रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं उसको दे के स्टेबल कर लिया। जो काफ़ी देर में आए, जैसे कि यहाँ 23 जिलों से रेफ़र होकर मरीज आते हैं, तो उसमें जो मान लिया 5-6 दिन 7 दिन कहीं भर्ती हैं और भर्ती होने के बाद जब वो यहाँ आ रहे हैं तो उनका ऑलरेडी लंग्स में निमोनिया हो चुका होता है और एडवांस्ड। ऐसे मरीजों में ज़्यादातर को बचाना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों को हम लोगों ने बचाया है। और तो इस प्रकार से जो डेथ्स हुए हैं वो कोविड में दो तरह के मरीज हुए। एक जो कोविड का जांच में कंफर्म कोविड आया जी, और दूसरे ऐसे हुए जो कोविड लाइक सिम्टम्स थे लेकिन उनका जांच निगेटिव आया। अब ये टेक्निकल पहलू है कि जांच निगेटिव क्यों आया। जी, वो मैं समझ रही हूँ। एक तो इस मुद्दे पर, जांच वाले विषय पर भी हम बात करेंगे। पहले एक बार मैं आपदा विभाग की उस लिस्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो जारी की गई, जिसमें 143 या 144 नाम है सर। आजकल बढ़ गया है, 154 हो गया है। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग वो जितने भी मरीज यहाँ भर्ती थे और उनका डेथ्स हुआ है और उनका हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कोविड पॉजिटिव था या नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग टेलीफोनिक कांटेक्ट कर रहे हैं या प्रशासन द्वारा भी घर घर जो है उनको खोजा जा रहा है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस हो जिसमें कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव
आया हो, उनके मोबाइल में हो या उनके पास हो, तो वो अगर दे देते हैं तो वो फिर हम लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। सर 154 हमने वहाँ पर देखा था, 1000 समथिंग थे जो डेथ्स हुई हैं। जी 1000 कितने थे? 964 थे जिनकी डेथ हुई है, जी। और इसमें से लिस्ट में आते हैं 154 नाम। जी। ठीक है सर, इतना बड़ा मार्जिन क्यों है? मतलब आपने बताया लामा जो लेफ़्ट अगेंस्ट मेडिकल, अगर हम सबसे पहले लामा से ही शुरू करें 106, तो क्या क्योंकि ये कोविड था तो 106 लोग थे जो लामा, हाँ, तो 106 लोग थे जिनको लामा में छोड़ा गया, वो मतलब वो लामा के अंतर्गत चले गए लेफ़्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। वो अपने पेशेंट की लाश लेकर गए या पेशेंट को ज़िंदा लेकर गए? नहीं, वो लामा जो भी हुआ है वो अधिकांश अपने पेशेंट जिंदा लेके गए हैं। जिंदा लेकर चले गए। सर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कंप्लेंट की है क्या? क्योंकि वो इसके अगेंस्ट तो प्रोसीजर होता है, ये संक्रामक बीमारी है, वो अगर लेकर जा रहे हैं और प्रशासन की नज़र में है तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, वो संक्रमण फैला सकते हैं, मरीज़ की जान जा सकती है। तो क्या अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है लामा के अगेंस्ट जो 106 वो हैं? उस दौरान तो हम लोगों ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हम लोगों का एक मकसद था कि जो मरीज़ हैं उनको सुरक्षित रखना, बचाना। जो मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती थे, हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन रहा कि उनको हम किसी तरह से बचा पाए। अब जो मरीज़ हमको छोड़ के चले गए कि भाई कि नहीं हम कहीं और इलाज कराएंगे, वो हमसे अगर संतुष्ट नहीं है तो उनके खिलाफ हमने सर, पर वैसे कार्रवाई तो मेरे ख्याल से प्रशासनिक नज़रिए से देखें तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, और क्या आपको ये जानकारी है कि इन 106 में जो लामा के केसेस हैं उसमें कितने पेशेंट थे? क्योंकि आपने कहा कि वो ज़िंदा लेकर गए थे अपने मरीज़ों को, तो इनमें से कितने लोग थे जिन्हें आपके पास कुछ मालूमात हो, जिन्हें बाहर उनके परिजनों ने किसी और अस्पताल में दाखिल करवाया हो या होम आइसोलेशन में लेकर चले गए? इस पर कोई प्रशासन की तरफ से अपडेट नहीं लिया गया? इसके हम लोगों ने इसके बारे में कोई अपडेट नहीं लिया। ये तो चूक हुई सर। मतलब देखिए, ये उस पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम कहीं और इलाज करावें तो उसके इमोशंस को देखते हुए हम लोगों को अलाउ करना पड़ता है, हाँ भाई आप करा सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए, क्योंकि हमने कई लोगों से बात, खुद ही वो परेशान है अपने मरीज को लेकर के। मरीज़ को लेकर परेशान है जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन मरीज़ से जुड़ी हुई, संक्रमण से जुड़ी हुई, क्योंकि वो मरीज़ के संपर्क में आया है, वो लोग बाहर जा रहे हैं, वो किस तरीके का प्रिकॉशन ले रहे हैं? घर लेके नहीं गए, इतना पक्का है, ये पता है, लेकिन आपने कहा कि मालूमात नहीं की गई, तो कैसे पता कि वो होम आइसोलेशन में नहीं लेकर गए और वो अस्पताल में ही लेकर गए किसी? घर जितना हम लोगों ने पता किया, जो मरीज यहाँ से गए। अभी आपने कहा था सर कि आप लोगों ने इस विषय में तब, मतलब अभी आप लोगों ने तब कोई मालूमात नहीं, हम लोगों ने डिटेल में मालूमात नहीं किया कि कौन कहाँ गया, लेकिन बहुत सारे रोगियों के बारे में हम लोगों को पता है कि वो घर नहीं गए, कहीं ट्रीटमेंट कराने के लिए गए, यहाँ से बाहर चले गए। बगल में आसाम है, सिलीगुड़ी, बहुत से लोग वहाँ भी चले गए। हाँ, बहुत से लोग कलकत्ता लेके चले गए। तो डिफरेंट जहाँ पर जिनको कोई ठोस जानकारी नहीं है, ठोस जानकारी नहीं। फिर ये जो आप मालूमात की बात कर रहे हैं कि ये जानकारी हासिल हुई कि कुछ पेशेंट जो 106 केसेस थे लामा के, वो लोग लेकर गए, आपने कहा पहले ये बात आई कि नहीं मालूमात की, फिर आप कह रहे हैं कि आप लोगों को अंदाज पता चला कि वो लोग घर लेकर नहीं गए, किसी अस्पताल लेकर गए, कुछ सिलीगुड़ी गए, कुछ वहाँ कोलकाता वगैरह भी चले गए। तो ये जानकारियाँ कैसे हासिल हुई? ये जानकारियाँ तो मरीज़ भी तो इसी एरिया के हैं जो हम लोगों से रिलेटेड हैं, काफ़ी मरीज़ जिनके बारे में डॉक्टरों को भी पता है, स्टाफ को भी पता है, या किसी का कॉन्टैक्ट पर्सन्स में है, तो वो फला जगह गया, वहाँ गया, लेकिन वहाँ फाइनली वो सर्वाइव नहीं किया। मैंने इतने दिनों के बाद 1 हफ्ता वहाँ पर भी रहा, लेकिन सर्वाइव नहीं किया। तो बहुत से लोगों की जानकारी हम लोगों को मिली। अब एग्जैक्ट टू दी पॉइंट नहीं बता सकते हैं सर। अब हम वापस उस संख्या के ऊपर आते हैं। हालांकि मैं प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाई हूँ ये लामा वाले केस के मामले में। हालांकि दूसरी तरफ अब हम वापस इस नंबर पर चलते हैं जो 154 आपकी लिस्ट में अब तक हैं और जो 964 की मृत्यु हुई है, यानी 810 का गैप है।
ठीक है। इस वाली संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में नाम छूट कैसे गए हैं सर? छूट नहीं गया है, ये 154 वो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और उनका एविडेंस हमारे पास है। और जो डेथ्स हुए हैं वो उस आपाधापी में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, या तो वो अपने साथ लेके चले गए, और या तो ऐसा, चूँकि बहुत से लोग जो रेफ़र हो गया है वो अपने सेंटर पर जहाँ से आए ज़िले में वहाँ जांच करवा के आए। कुछ ऐसा भी हुआ कि जो इमरजेंसी में भीड़ में मरीज़ आता था, मतलब सांस फूलता हुआ, उसका वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करते थे, वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव रिपोर्ट वहाँ बैठे हुए डॉक्टर को दिखला दिया गया, डॉक्टर ने पॉजिटिव करके इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, और ऐसे भी लोगों ने हैं। जी ऐसे भी कुछ लोग होंगे जितने एनेक्डोट्स हमें मिले हैं, आप बीतियाँ, तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि अस्पताल में अगर बहुत मतलब मरीज़ आता था उसमें सारे लक्षण होते थे, और मान लीजिए क्लिनिकली हम लोगों ने उसको डायग्नोज किया कि ये कोविड है, जी, भले वो निगेटिव आए रिपोर्ट। जी, आपने भले वो एंटीजन में, क्योंकि RT-PCR में भी कई बार पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर आने के बाद उस ये पेशेंट का निगेटिव एंटीजन का रिपोर्ट हम लोग शो नहीं कर रहे हैं। जी, नेगेटिव का पॉजिटिव को शो कर जी, वो वही मैं बात कर रही हूँ कि जैसे वो आए, अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी एक जांच की जाती थी, भले मरीज़ और उसका परिवार बाहर से जांच करवा कर आया हो या नहीं आया हो, अस्पताल प्रशासन भर्ती करने से पहले उनकी जांच करता था। और कुछ ऐसे मामले, मान लीजिए आपने कहा कि कोई बहुत आपातकालीन स्थिति में हांफता हुआ, बहुत बीमार स्थिति में आया है, नहीं, अधिकांश लोग आए, आपने उन्हें बिना उस वक्त इमीडिएटली एंटीजन टेस्ट भी किया, लेकिन वो नेगेटिव आया। जी, मैं समझ थे तो उनको हम लोग जो है वो नॉन कोविड में रख लेते थे, उसको कंसीडर नहीं करते थे, कोविड के क्राइटेरिया में जो हमारा टेस्टिंग है उसमें नहीं आते थे। सर, पर वो कोविड ही था, तो उनकी रिपोर्ट क्लिनिकली तो जो है, हम लोग तो डॉक्टर है ना, वी डायग्नोज, वी आर नॉट ऑलवेज। सर, तो अगर टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ। नहीं, मैं टेक्निकल फॉल्ट नहीं, मैं टेक्निकलिटीज़ की वजह से कह रही हूँ। मैं फॉल्ट जोड़ने के लिए माफ़ी चाहूँगी। सबसे पहले हम एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन टेस्ट बिहार में सबसे बड़े स्तर पर हो रहे हैं। एंटीजन का नेगेटिव, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एंटीजन का पॉजिटिव मतलब कन्फर्म पॉजिटिव, और एंटीजन का नेगेटिव मतलब कि उसकी RT-PCR जाँच हो और उससे तय हो, ठीक है। तो इस स्तर पर भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि एंटीजन के नेगेटिव को फाइनल वर्ड मान लिया जाता है, भले मरीज़ में सारे लक्षण हैं। उसके बाद RT-PCR होता है, और RT-PCR पॉजिटिव तो चलिए पॉजिटिव है, लेकिन इस सेकेंड वेव में कई ऐसे मामले मेडिकल एक्सपर्ट और बाकी बाहर, बिहार के बाहर भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कर रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव नहीं आया है RT-PCR में, पर उसके अंदर अपेरेंटली सारे लक्षण हैं, तो उसका CT स्कैन वगैरह करके डिटरमिन किया जाता है कि लंग्स के इन्फेक्शन का स्तर क्या है, तमाम चीज़ें, और इलाज शुरू किया जाता है। तो आप लोग अभी जो मृतकों की संख्या की लिस्ट निकाल रहे हैं, उसमें सिर्फ RT-PCR से पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या है। जो HRCT में जो निमोनिया के लक्षण आए हैं, वैसे हमारे यहाँ महीने में 300 से ज़्यादा HRCT हुए हैं, मतलब 2 महीने में हमको लगता है कि 500-600 HRCT हो गया होगा। तो अगर HRCT का रिपोर्ट मान्य होगा तो स्थिति बदल जाएगी। अभी तक इस मतलब क्या लगता है, क्योंकि ये तो मतलब बाकी जगहों पर, कई जगहों पर जब मेडिकल फ्रेटर्निटी ये कह रही है कि इस वाले वेव में पॉजिटिव को कई बार RT-PCR भी नहीं पकड़ पा रहा है, और आप CT स्कैन के उसको रिपोर्ट को तवज्जो देते हैं और लंग्स के इन्फेक्शन से डिटरमिन करते हैं कि कोरोना है, और फिर इलाज शुरू करते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है, जो RT-PCR में नेगेटिव आया लेकिन बाकी चीज़ें डिटरमिन की गई, जी, तो वो व्यक्ति अगर इस क्राइटेरिया में अभी तक फिट नहीं हो रहा और जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी संख्या जो मृतकों की है, वो असली संख्या जो है वो छूट रही है? निश्चित रूप से, लेकिन हमें तो किस क्राइटेरिया पर चलना होगा। अगर हम बाउंड्री लाइन खींचते हैं कि हमको एंटीजन पर चलना है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। नहीं, RT-PCR भी देखना है, उसके लाइन पर चलेंगे। कल को ये भी फैसला हो सकता है, अभी तक तो किसी ने मना नहीं किया है कि नहीं होगा, कल ये भी फैसला हो सकता है कि नहीं, ये जो HRCT में जो पॉजिटिव हैं इनको भी हम लेंगे, तो वो तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। सर,
सर 154 वाली जो लिस्ट निकाली गई, क्या इसको निकालते जारी किए जाते समय आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी किया गया कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है, ये फाइनल डेटा नहीं है, इसमें हम क्या कहते हैं कई सारे हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है? ये कह रहे हैं कि इसमें ऐड होगा उन लोगों का फिगर जिनके पास की एंटीजन और आरटीपीसीआर की टेस्टिंग है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मान्य होगा, अगर शासन से ये मांगा जाएगा कि भाई कितने एचआरसीटी पॉजिटिव हैं, तो हम लोग उसको और जोड़ देंगे तो वो फिगर और बढ़ जाएगा। अच्छा, जहाँ ये सवाल का जवाब मिला मुझे, जहाँ आपने ये कहा कि परिवार के पास आप लोगों की तरफ से मीडिया के कुछ धड़ों में ये बयान भी दिया गया था, जैसे मैं आज ही के एक अखबार में पढ़ रही थी आपका एक बयान कि तकरीबन 184 ऐसे मरीज़ हैं जिनके परिवार चले गए, ठीक है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप लोगों के पास नहीं था। और मैं एक बार सर अपना पूरा सवाल कर लूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, उनका टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों के पास नहीं था, भर्ती किए जाते समय परिजनों ने मोबाइल पर या किसी इस तरीके की उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाई और आप लोगों ने वो कर दिया। मेरा सवाल है कि क्या वो इतने कम समय तक अस्पताल में भर्ती थे कि आप लोगों के पास दोबारा उनका टेस्ट वो करना और रिपोर्ट हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाया? क्या परिजनों के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आधार कार्ड वगैरह लिए जाते हैं जब दाखिला दिया जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब लिए जाते हैं। अगर प्रशासन ने बिना ये ब्यौरे लिए कि ऐसी स्थिति है कि आप लोग कईयों से, आप लोगों के बयान के मुताबिक आप कईयों से टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और डोर टू डोर लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये भी चूक नहीं थी कि आपके पास डेटा नहीं? ये एक तूफान था। जिस ढंग से साइक्लोन आता है उसी ढंग से कोरोना जो है साइक्लोनिक वेव्स के तरीके से इंटर किया, और जिसने कि 3 हफ्ते तक जो है भारी तबाही मचाई। उसके बाद तो डेथ्स भी घट गए। उस दौरान ये सारा आंकड़ा और सारा नियम को फॉलो करना थोड़ा सा कठिनाई हुआ, तो उस कठिनाई को जो है हम उस रूप में देखते हैं। उस कठिनाई के चलते ये स्थिति है कि जैसे भागलपुर, मतलब या अगर हम सिर्फ मायागंज अस्पताल के बारे में कहें तो अभी तो यही डिटरमिन हो रहा है पूरी बातचीत के बाद कि ना केवल मायागंज अस्पताल बल्कि अगर पूरा भागलपुर ज़िला मिला ले, बल्कि बिहार, अगर यही प्रैक्टिसेस बिहार के अलग अलग ज़िलों में इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो फिर तो सर हम मृतकों की अभी जो संख्या बताई जा रही है और जो असली आंकड़े हैं उनके बीच बहुत बड़ा फासला है, और हम अभी ये संख्याएं स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। तूफ़ान और जब साइक्लोन आता है, कितने घर गिरे, कितने लोग दबे, इसका सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग तो उस मरीज़ को यहाँ एडमिट करके उसका इलाज किए। अब आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा संक्रमण का दौर था जिसमें सारे लोग जो है वो अपने आप को सेफ्टी रखते हुए मरीज़ का इलाज भी करना है, उसका एक एक चीज़ का अरेंजमेंट भी करना है कि कोई चीज़ कमी ना रह जाए। तो उस दौरान इस तरह की छोटी मोटी अगर बातें, छोटी मोटी तो नहीं थी। देखिए, मेरा मानना है कि एक तरफ जहाँ चाहे भले इस तरीके की स्थितियाँ थी और ऐसे में दक्षता और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए थी, एक तरफ जहाँ स्वास्थ्यकर्मी इलाज में लगे थे वहीं जो प्रशासनिक कार्य कामकाज हैं जैसे ब्यौरे वगैरह दर्ज करना, इस तरीके की चीज़ें, वो भी साथ के साथ उतनी ही पैरेलल चलनी उतनी ही ज़रूरी थी। आपने कहा कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इलाज करना प्रायोरिटी थी। सर, कई जगहों से ये पता चला है कि डॉक्टर भी अपनी सेफ्टी का इतना ध्यान रख रहे थे कि सीनियर डॉक्टर्स मायागंज अस्पताल में, ऐसा एक नहीं कई पत्रकारों से भी बातचीत के दौरान पता चला, मरीज़ों से पता चला, खबरें भी आई थी लोकल मीडिया में कि परिजन जो अस्पताल में मरीज़ है उसके इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स के हवाले छोड़कर निश्चिंत होया जा रहा है। या फिर कई जगहों पर तो सर ऐसे भी, सर ऐसे मैं बस एक बार बता दूं, आरोप बता दूं, कई जगहों पर ये भी पता चला कि जो सफाई कर्मी हैं उनको 500-500 रुपये देकर इंजेक्शन और इस तरीके के कामों पे लगाया गया। ऐसे आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और हमारे पैसा देना तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और जहाँ तक है सीनियर डॉक्टर्स की बात, तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी पीपी किट पहन के अंदर गए हैं, उन्होंने मरीजों को देखा है। और अब चूँकि इस तरह का सीरियस मरीज़ जो है उसको बार बार देखने की ज़रूरत होती है, और बार बार हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं,
वो मरीज को देखने के लिए जाते थे। अब शिकायत तो मिलेगी। देखिए, हम लोगों का तो प्रोफेशन ऐसा है ना कि अगर मरीज को हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमें सारा मेरा क्रेडिट ख़त्म हो जाता है, और मरीज अगर ठीक हो गया तो वो हमें क्रेडिट भी देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी देखभाल नहीं हुई, देखभाल हुई है, सीनियर डॉक्टरों के द्वारा भी हुई है। और पैसा लेने की बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि सफाई कर्मी और ये और वो। मतलब ये आपका पक्ष हो सकता है। लगे थे, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कुछ आरोप लगे थे, हमने उस पर इंक्वायर किया था, लेकिन ऐसा कहीं कोई साबित नहीं हुआ कि पैसे की कोई बात। सर, मायागंज अस्पताल, आपने शुरुआत में बातचीत के कहा कि 23 ज़िले हैं जहां से रेफ़र होकर मरीज़ यहां आते हैं। इस अस्पताल की प्रतिष्ठा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, झारखंड के नज़दीकी इलाकों से, ज़िलों से भी लोग यहां इलाज कराने आते हैं। जब इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा अस्पताल है ये, फिर मायागंज की छवि ऐसी क्यों है कि जब आप किसी से भी बातचीत करिए भागलपुर में या बांका में, मुंगेर में, अगल बगल के ज़िलों में भी, तो मायागंज के बारे में मेडिकल नेग्लिजेंस के जो आरोप हैं और डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से होने वाली जो मौतें हैं, ऐसी बातें भी तो बिल्कुल सामने आती हैं। इस तरीके की छवि क्यों है कि हम आम लोगों से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि मायागंज जाने के बाद बचकर आने की गारंटी नहीं है कोई। छवि एक दिन में नहीं बनती है, और अगर इस तरह की छवि है तो निश्चित रूप से पहले होता रहा होगा, लेकिन कोरोना के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोरोना, वैसे हमें भी, ये आपका पक्ष है, बिल्कुल मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें जो हम तो दोनों लोगों से बातें करते हैं, हम तो एडमिट से भी सहमत हूँ, क्योंकि अगर छवि बनती है तो एक दिन में नहीं बनती है। निश्चित रूप से इस तरह की लापरवाही रही होगी। जी, ये मायागंज के बारे में कहा जाता है कि ये कंसिस्टेंटली इसकी ये परफॉर्मेंस रही है कुख्यात। अब जो है, जब से कोरोना, जब मैं आया हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हमें सभी चिकित्सकों का और स्टाफ्स का बराबर समर्थन मिल रहा है, और मैं उसको पूरी तरह से मुस्तैद हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि अब वो स्थिति ना हो जो छवि में बदलाव भी आता है, और अब हम उस छवि को बदल देंगे। आप उस छवि को बदलना चाहते हैं, मायागंज को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर और एक वो करना चाहते हैं। जी हाँ। सर, अभी कुछ दिनों पहले अखबार में एक रिपोर्ट आई थी, जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे थे और तब भी पता चल रहा था कि ज़्यादातर मायागंज के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो बाहर अपना क्लिनिक चलाते हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं होते, पर क्लिनिक में बढ़िया इलाज चलता है, अपनी यहाँ की ड्यूटी पूरी नहीं करते, वहाँ पे महंगा इलाज देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आपके 2 डॉक्टरों का एक नर्स और एक डॉक्टर का नाम आया था, जो शायद जो चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक बच्चा एडमिट हुआ था। उन्होंने उस बच्चे को सरकारी अस्पताल से उसको वो करके मिसगाइड करके उसको अपने यहाँ क्लिनिक में शिफ्ट करवाया, और है कि उसके बाद वहाँ पे आप लोगों के संज्ञान में आया और उनके ऊपर कुछ जांच वगैरह बिठाई गई। सवाल ये है सर, बड़ी अच्छी बात है कि इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, लेकिन हमें लोगों से बात करते हुए ये भी पता चला कि इस तरीके की जो जाँच बिठाई जाती है उसके नतीजे कभी भी वो नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर एक डॉक्टर पे कार्रवाई करोगे, ज़्यादातर डॉक्टर इसी तरीके का काम कर रहे हैं तो लॉबिंग है, प्रेशर बनता है, इसीलिए उनको वो छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस तरीके की जो हरकतें हैं, वो गलत प्रैक्टिसेस हैं, वो बार बार रिपीट होती चली जाती हैं, क्योंकि ठोस कार्रवाई नहीं होती, सस्पेंशन वगैरह या फिर उन्हें हटाना या सज़ा देना, वो सारी चीज़ें नहीं होती, इसीलिए वो रिपीटेडली होता रहता है। देखिए, इनके बारे में तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानते हैं, तो इस बारे में मेरा कोई भी बयान उचित नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे अस्पताल में ड्यूटी आवर्स में मरीजों का इलाज हो और हम उसको इन्फोर्स करा सकें, और उसके बावजूद भी अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो उसके लिए आप लोग भी हैं, सारे लोग हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आज छुट्टी का दिन था, मतलब रविवार का दिन था, आप आए हैं, आपने हमें समय दिया और बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाया, 12 बजे का वक्त दिया और 12 बजे आप यहाँ बैठे हुए थे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार सरकार
थोड़ी अपने क्राइटेरिया को मेडिकल एक्सपर्ट्स की एडवाइस से उसको थोड़ा ब्रॉड करे, उसमें मेडिकल जो कंडीशंस हैं और कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो टेस्ट करके पकड़ने वाली चीज़ें, वो जो सीटी स्कैन वगैरह है, वो सारे मरीज़ भी उस क्राइटेरिया में आ सकें, क्योंकि बिहार की सरकार ने ऐलान किया है कि जो कोरोना मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख का आर्थिक मुआवजा मिलेगा। तो इस लिहाज से भी बहुत सारे लाभान्वित होने वाले जो परिवार हैं जिनको मदद मिलेगी, कुछ तो आसरा मिलेगा जिनके अपने गुजर गए, तो वो बहुत सारे लोग उस कैटेगरी से वो लाभ पाने से वंचित रह रहे हैं इन्हीं सारी उनकी वजह से। और दूसरी चीज़ वो आर्थिक मुआवजा और इन तमाम बातों के अलावा एक और ज़रूरी पक्ष है कि हमने आपको हर किसी को ये अधिकार है और ये बिल्कुल होना चाहिए कि जो भी मौतें हुई उनकी असली संख्या क्या है हमें आपको सबको बताई जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक कोरोना आखिरी महामारी नहीं थी, मेडिकल एक्सपर्ट्स दुनिया भर के तमाम बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि इस तरीके की भविष्य में और भी महामारियां आ सकती हैं संक्रामक। तो इससे निपटने के लिए अगर आप असलियत नहीं स्वीकार करेंगे, अगर आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने बड़े स्तर पर इसने आपको वो किया और कोलैप्स हो गया सिस्टम, आप कैसे बेहतर हो पाएंगे, कैसे आप भविष्य में आने वाली बीमारियों की तैयारी कर सकेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि अस्पताल में प्रति 1000 आबादी पर कितने अस्पताल में बेड होने चाहिए, कोरोना जैसी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ऑक्सीजन का क्या इंतज़ाम होना चाहिए, वेंटिलेटर्स की क्या संख्या होनी चाहिए, डॉक्टर्स की भर्ती होनी चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें को इम्प्लीमेंट किए जाने की पॉलिसी स्तर पर ज़रूरी है, और इन सब के लिए ज़रूरी है कि कोरोना मृतकों की सही संख्या सामने रखी जाए, फिर चाहे वो बिहार हो या कोई भी और राज्य हो। फ़िलहाल वो होता हुआ नहीं दिखता है। फ़िलहाल जो संख्याएं सामने आ रही हैं, साफ है कि वो सही संख्याएं नहीं हैं। उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करे और जल्द ही ये जो सवाल हैं उनके जवाब दे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मैं स्वाति और कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश।